चलिए, तो IMCT 2023 के कुछ क्वेश्चंस रहते थे, लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस करते हैं। Two spherical conductors each of capacity C are charged to potential V and minus V. These are then connected by means of a fine wire. The loss of energy is, दो कैपेसिटर्स थे जिनकी पोटेंशियल एक की थी V, दूसरे की थी माइनस V, मतलब एक पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट था, दूसरा नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस जो था, ग्लास नहीं लेके, उसके बाद इनको किससे कनेक्ट कर दिया? एक फाइन वायर से कनेक्ट कर दिया। नीचे से इंसुलेटेड होते हैं, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटेड होते हैं, जो उनके अंदर चार्ज स्टोर होता है वो अर्थिंग नहीं हो सकता, नीचे नहीं जा सकता, उनको किससे कनेक्ट कर दिया? एक हाँ वायर से। अरे थिन वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये थिन वायर होगी। तो चार्ज फ्लो होगा, कौन से कंडक्टर से कौन से में चार्ज फ्लो होगा? जो जिसकी पोटेंशियल हाई होगी, मतलब पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा चार्ज। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उसी सेम पोटेंशियल को हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो लॉस कितना होगा? तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी लॉस का C1 प्लस C2, ये होता है कॉमन पोटेंशियल का। पर लॉस निकालते हैं हम U1 माइनस U2 से, यानी कि C1 C2 V1 प्लस V2 अपॉन 2C1 प्लस C2, ये होता है लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि देखो पहले कुछ चार्ज था, एनर्जी स्टोर्ड थी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ CV स्क्वायर। तो एक की कुछ एनर्जी थी, एक की कुछ एनर्जी थी, लेकिन क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना एनर्जी का, कुछ लॉस हुआ क्योंकि हायर से लोअर की तरफ हो गया, तो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ? इतना हुआ, ठीक है। उसके बाद कॉमन पोटेंशियल हुई, तब तक चार्ज क्या होता रहेगा? हायर टू लोअर फ्लो होता रहेगा, है ना। और दोनों जो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं वो भी आइडेंटिकल हैं, तो C1 इज इक्वल टू C2, हम इसको नाम दे देते हैं C का, और कॉमन पोटेंशियल हो गई इसलिए V1 इज इक्वल टू V2 नाम दे देते हैं V का। दोनों की पोटेंशियल सेम थी। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, कितना हो जाएगा? C स्क्वायर हो गया यहां पे, और यहां पे हो गया V प्लस V, और यहां पे स्क्वायर होता है, ठीक है, अपॉन 2C प्लस C, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 2V स्क्वायर, यानी कि 4V स्क्वायर। हाँ ठीक है, 4V स्क्वायर अपॉन यहां जाएगा 4C, एक C से एक C, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो C से C, एक C कैंसिल आउट हुआ है, और 4 से 4, ठीक है, एक C यहां से रह गया, तो ये आ जाएगा CV स्क्वायर। हाँ C ऑप्शन आ जाएगा, CV ये स्क्वायर है, ठीक है ना। एक C ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो CV स्क्वायर। एनर्जी लॉस कितना हुआ? CV स्क्वायर। हाँ जी, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट? ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था एक, याद है? 60 डिग्री आंसर था जिसका। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? एंगल ऑफ डिप हमें फाइंड आउट करना है, वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल, यानी कि BV इज इक्वल टू BH है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों क्या है? सेम है, यानी कि इक्वल है। तो एंगल ऑफ डिप फाइंड आउट करना है। एंगल हम कैसे निकालते हैं? टेंजेंट थीटा या टेंजेंट अल्फा से, ठीक है, या टेंजेंट फाइन ले लो। कितना होता है? वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फाई एंगल कितना आ जाएगा? इधर आके tan इनवर्स, तो tan इनवर्स दोनों इक्वल है, सेम है, इसका मतलब BH अपॉन BH 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री।
ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में √3 था, उसके हिसाब से 60 डिग्री एंगल आया था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या था? एक डिवाइस था जिसमें हम पॉजिटिव पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा रहे थे। किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पुट करके। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, उसमें पुट किया था, तो जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा था और घूम रहा था और बहुत हाई एनर्जी के साथ टारगेट को स्ट्राइक कर रहा था। अब इसमें क्या क्या दे रखा है? एक तो हमेशा बात याद रखा करो नॉट की, ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो, नॉट पूछ रखा है या नहीं है, तो यहां पे नॉट है। कौन सा करेक्ट नहीं है साइक्लोट्रॉन के बारे में? इट इज अ मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयन टू हाई एनर्जीज, ये बात तो सही है। साइक्लोट्रॉन यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द एनर्जी, ये बात भी सही है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड में रखा था, दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। The operation of the cyclotron is based on the fact that the time for one revolution of an ion is independent of its speed or radius. टाइम पीरियड जो है वो स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, ये बात भी सही है। जब हमने साइक्लोट्रॉन की एक्सप्रेशन निकाली थी तो हमने स्पीड, रेडियस, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब कुछ निकाला था, फाइंड आउट किया था। तो जो हम टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। कैसे निकाली थी एक्सप्रेशन? कि परपेंडिकुलर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो परपेंडिकुलर जब एंटर करेगा तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है? सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो सर्कुलर पाथ जब वो फॉलो करेगा मैक्सिमम उस पर फोर्स लगेगी। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। वो 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है इसलिए मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो QVB उसको क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स, mv² बाय r। वहां से हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, वेलोसिटी आ गई तो ओमेगा v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा आ गया था तो टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट किया था। तो टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन क्या थी? 2 पाई m अपॉन q, ठीक है ना, इसमें r है ना ही v है, तो सी ऑप्शन भी ठीक है। कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना। द चार्ज पार्टिकल एंड आयन्स इन साइक्लोट्रॉन कैन मूव ऑन एनी आर्बिट्री पाथ, तो ये बात रॉन्ग है। किसी भी पाथ में फॉलो नहीं करते, वो किस पाथ, कौन सा पाथ फॉलो करते हैं? सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। और कैलकुलेशन के हिसाब से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके हिसाब से वो पाथ फॉलो करते हैं, कोई भी आर्बिट्री पाथ फॉलो वो नहीं करते। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ठीक है, जो उसके बारे में सही नहीं है तो डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज इज नॉट यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, हम 3 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 3 कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़ते हैं? डिक्लिनेशन, डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा नहीं है? इंडिपेंडेंट वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल के अंदर ही आता है, टोटल मैग्नेटिक के अंदर आता है, इंडिपेंडेंट नहीं है ये, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। 3 ही कंपोनेंट पढ़ते हो ना, कौन सा इंडिपेंडेंट है? ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था? ठीक है, दैट थोड़ा सा खोल दे बेटे, दैट बेस यूनिट E इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट E। चार्ज जो होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेस यूनिट E। Q इज इक्वल टू Ne, वेयर N इज अ नंबर ऑफ चार्जेस। उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो क्या इंप्लाई करता है? चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये तो क्या था? वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में था। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, ये भी स्पेसिफाई नहीं करता। देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन अ पार्टिकल, ये भी नहीं करता। तो बेस यूनिट E खुद ही कर रहा है कि स्मॉलेस्ट चार्ज तो वही है। तो फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या इंप्लाई करता है? विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ कूलम्ब ऑन अ चार्ज। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा इसमें। इससे मिलते जुलते भी ये 2 क्वेश्चंस हैं और कुछ कुछ ऑप्शंस गड़बड़ हैं।
Which of the following is not showing the essential difference between electrostatic shielding by a conducting shell and magnetostatic shielding? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमने की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस की थी जब हमने लाइटनिंग वाला केस किया था कि जब हम किसी कार या बस में बैठते हैं विद ऑल द डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की कि इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो बाहर का जो भी चार्ज है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है अंदर वाले पे, तो शील्डिंग हो जाती है, अंदर वाले चार्ज को हम इजिली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का हम यूज करते हैं बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जहां हमें अंदर वाले चार्ज को प्रोटेक्ट करना होता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। लाइटनिंग से बचा जा सकता है इसी पे, फैराडे केजेस इसी पे वर्क करते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड को बाहर वाले एक्सटर्नल फील्ड से प्रोटेक्ट करना, वो मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग है। तो दोनों में जो एसेंशियल डिफरेंस है कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एंड ऑन चार्जेस एंड कंडक्टर्स हैव फ्री चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड होती हैं, है ना? कौन से चार्ज के लिए एंड होती हैं या कौन से चार्ज पे आके एंड होती हैं? नेगेटिव पे। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं एंड दे एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये बात तो सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एंड बट कंडक्टर्स कांट एंड देम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एंड, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड होती हैं? हम उनकी जब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो ये हाँ कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप बनता रहता है, तो कहीं से स्टार्ट हो रही है कहीं एंड हो रही है, ऐसा तो नहीं होता है ना? तो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। सी और देख लो, लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कांट एंड ऑन एनी मटेरियल एंड परफेक्ट शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल। ये बात भी सही है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है वो परफेक्ट हो सकती है, हम चार्ज को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल चार्ज से या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन मैग्नेटिक के केस में प्रॉपर्ली उसको प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? बी ऑप्शन, ठीक है ना? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड होती है, इसमें लिख रखा है, और कंडक्टर्स कांट एंड देम, बट कंडक्टर्स कांट एंड देम। तो ये बात गलत है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड होती हैं, दे फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप, तो एंड नहीं होती हैं, वो लगातार चलती रहती है। आउटसाइड द मैग्नेट देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, तो एक लूप में चलती रहती है, वो एंड नहीं होती। तो यहाँ पे नॉट जरूर देख लेना एक बार, नोट वाला है ज्यादातर। बहुत बुरा काम है, पूरी करनी मुश्किल हो रहा है। इन LCR सीरीज AC सर्किट द करंट, हमने ये किया था किसमें कितना फेज डिफरेंस होता है, कौन लीड कर रहा है, ठीक है, कौन लैग कर रहा है। अगर R की बात करें, रेजिस्टिव सर्किट अक्रॉस AC, तो 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, I एंड V आर इन सेम फेज। कैसे नजर आ रहे हैं पसीने? मैंने हैंकी लिया बेटा, हैंकी लिया, और हाँ कुछ नहीं, चलो लाइट ही नहीं है। उसके बाद कैपेसिटिव के केस में क्या था? कैपेसिटिव सर्किट अक्रॉस AC, हाँ, करंट लीड करता है बाय वोल्टेज बाय 90 डिग्री π/2, और इंडक्टिव के केस में वोल्टेज लीड करती है। LCR सर्किट में अब यहां पे देख कर देखो, इज ऑलवेज इन फेज, ऑलवेज लैग्स, ऑलवेज लीड, सो ऑलवेज की कंडीशन नहीं होती है। अब LCR सीरीज सर्किट है, उसमें हो सकता है रिजोनेंस हो, तो रेजोनेंस के केस में भी तो LCR होता है, बट नेट रिएक्टेंस 0 हो जाता है, तो पूरा रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो उसमें सेम फेज में होंगे। अगर LCR में रेजिस्टेंस 0 हो तो वो LR की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो कंडीशंस होती हैं, इसलिए हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अगर फेज डिफरेंस की बात करोगे तो 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, लेकिन कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा, ये कोई ऑलवेज की कंडीशन वो नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। ले ले, इसमें नहीं आएगी तो हो गया। तो यहां पे क्या आएगा? नन ऑफ दीज, ऑलवेज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ऑलवेज कब होगा? जब एक ही कंडीशन वो सेटिस्फाई करे, लेकिन यहां पे वो रेजिस्टिव सर्किट की तरह भी बिहेव कर सकता है, जैसे रिजोनेंस है एग्जांपल इसका, या वो कैपेसिटिव सर्किट भी हो सकता है, वो RC भी हो सकता है, वो RL भी हो सकता है, वो LC भी हो सकता है,
डिपेंडिंग ऑन द नेट रिएक्टेंस। समझ गए? हाँ, तो ऑलवेज में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, इसका आएगा नन ऑफ दिस। हो सकता है वो रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करे तो उसमें 0 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, दोनों सेम फेज में हो सकते हैं। हो सकता है वो एलसी की तरह बिहेव करे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट, भूल गए बिल्कुल। An electron is projected with uniform velocity along the axis of a current carrying long solenoid. Which of the following is true? एक सोलेनोइड है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये कुछ वैसा केस नहीं होगा। अब सोलेनोइड है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। उस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जब एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या होगा? फोर्स लगेगी उस पे। ठीक है, वो कितने डिग्री पे एंटर कर रहा है? देखो, अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक्सिस पे मतलब 0 डिग्री पे एंटर कर रहा है। तो जब हम फोर्स की बात करते हैं इन यूनिफॉर्म, द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कितनी लगती है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर वो थीटा 0 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो साइन 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितनी होगी? 0। तो वो जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद, सर बुरा हाल है, बस ये थोड़ा सा ये करवा देती है ये, ठीक है, खड़ा नहीं हो जा रहा सर, बस थैंक यू बेटे। ठीक है ना, द इलेक्ट्रॉन ये कर लो, ये कंप्लीट कर लो। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, What happened when a glass rod, बेटा ध्यान यहाँ, हाँ, ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, ये लास्ट टाइम का भी क्वेश्चन है, मतलब 2022 में भी था ये क्वेश्चन, मैंने कहा था बिल्कुल आवाज नहीं। तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज कब होगी? व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन्स, और सिल्क रॉड नेगेटिवली चार्ज, इट गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन प्रोटॉन्स फ्रॉम सिल्क, गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिल्क, गिव इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क। ठीक है ना, और इन्होंने ऑप्शन जो मान रखा है वो मान रखा है फर्स्ट, थोड़ा बहुत पता नहीं क्या ऑप्शंस में कैसे गड़बड़ कर रखी है। तो ग्लास रॉड में क्या होगा? ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज कब होगी? व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन्स और गिव इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क। तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज। अभी देखो, अभी आया था ये क्वेश्चन, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, तो इसमें क्या होगा? बाकी सारे ऑप्शन सेम है, यहां पे ये नोट है, वहां पे नोट नहीं था, तो इनके इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, अब और सारे सेम है उसमें और इसमें। लॉज किए थे हमने, है ना, आज फिर वैसे ये चैप्टर करने वाले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो लॉज में हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इनडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो फर्स्ट देखो, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी, रॉन्ग, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तभी तो वेव थ्योरी, क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हो गई थी टू प्रूव और टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। काइनेटिक एनर्जी वेरीज लिनियरली, यस, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के, एक्सपोनेंशियली नहीं होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू
statements. In high altitudes, latitudes, one sees colorful curtains of light hanging down from high altitudes. ठीक है, कलरफुल कर्टेन्स दिखाई देते हैं. The high energy charged particles from the sun are deflected to polar regions by magnetic field of the earth. तो ये क्यों होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो फोटॉन्स होते हैं उसकी वजह से कलरफुल इल्यूजन की तरह कलरफुल कर्टेन्स दिखाई देते हैं. ठीक, हाँ, एलोरा, ठीक है. तो दोनों ही ऑप्शंस, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है. हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है? कलरफुल इंपैक्ट दिखाई देता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. ठीक है, स्पार्कलिंग जैसा कुछ. ये सेम क्वेश्चन तुमने कहूटू में भी देखा होगा. ठीक है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. अब कैपेसिटेंस, द कैपेसिटी इंक्रीजेज इफ, तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होगा? जब हम या तो डिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे या फिर एरिया और परमिटिविटी को इंक्रीज कर देंगे. तो यहां पे क्या आएगा? डिस्टेंस इंक्रीज दे रखा है, जबकि यहां पे डिस्टेंस डिक्रीज होता तो ये ऑप्शन होता. तो सी ऑप्शन, एरिया को इंक्रीज करके. ठीक है, 4-5 क्वेश्चन रहते, बोलो रुक जाओ. इन ट्यूनिंग वी वेरी, 40 तक नहीं है, 30 तक ही है. वी वेरी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन द ट्यूनिंग सर्किट सच दैट द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 5-6 क्वेश्चन है रिजोनेंट से. becomes nearly equal to the frequency of the radio signal received. When this happens, अब हमने resonance पढ़ा था, उसकी कंडीशन पढ़ी थी कि when net reactance becomes 0, जब net reactance 0 हो जाएगा, that means XL is equal to XC, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा. तो when this happens, the dash with the frequency of the signal of the particular radio station in the circuit is maximum. ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये मैक्सिमम हो जाएगी. तो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट. तो करंट मैक्सिमम होता है. अगर यहाँ पे मिनिमम दिया होता तो इम्पीडेंस होता. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? करंट. तो करंट मैक्सिमम हो जाता है. नेक्स्ट देखो, two identical capacitors are joined in parallel, charged to a potential V and separated, then connected in series. पहले दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स थे सेम वैल्यू के, वो पैरेलल में कनेक्ट थे, फिर उनको सीरीज, फिर उनको अलग किया और सीरीज में कनेक्ट कर दिया. अब पैरेलल में कनेक्ट थे V वोल्टेज के साथ. ठीक है ना, V वोल्टेज के साथ कनेक्ट थे. पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज. इसका मतलब दोनों के अक्रॉस V वोल्टेज थी, है ना. अगर दो कैपेसिटर्स हैं, ये पैरेलल में कनेक्ट हैं अक्रॉस अ पोटेंशियल या बैटरी V, तो दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल थी VV. अब इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में क्या हो जाता है? पोटेंशियल अलग अलग होती है ना. तो नेट, अगर हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो वो क्या होगी? V1 प्लस V2. तो ये भी V है और ये भी V है. कितना आ जाएगा? नेट वोल्टेज कितनी आ जाएगी? 2V. हाँ, सी ऑप्शन. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स इज 2V. ठीक है, सी ऑप्शन. नेक्स्ट देखो, अ लूप मेड ऑफ स्ट्रेट एजेस हैज 6 कॉर्नर्स एट ए पॉइंट, बी पॉइंट यहां है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. इसके अक्रॉस कौन सा होता है यूनिट वेक्टर? आई कैप, जे कैप, के कैप. अब क्या कह रहा है? ए पॉइंट, ए पॉइंट यहां होगा जहां पे तीनों एक्सिस का 0 होगा. ठीक है, बी पॉइंट होगा जहां पे एक्स में एल होगा. ठीक है, ये पॉइंट हो गया बी. यहां पे तीनों 0, यहां पे हो गए एल 0 0. और सी पॉइंट है जहां पे ये L और ये L, यहां कहीं C पॉइंट है. ठीक है, L L और 0. L मतलब लेंथ,
या डिस्टेंस कह लो, ठीक है। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, अच्छा ये और पॉइंट्स रह गए। डी कहाँ होगा, जहां पे सी हो गया, डी होगा कहाँ पे, हाँ यहां हो जाएगा, ठीक है, यहां हो जाएगा कहीं, यहां होगा ना, नहीं यहीं पे होगा, ठीक है यहीं पे होगा डी। और ई कहाँ होगा, जहां पे x 0 है, ये l है और ये l है, तो यहां पे हो गया, यहां हो जाएगा, इसका 0, ठीक है, इसका पॉइंट 0 हो गया और ये l हो गया और ये l हो गया, तो ये पॉइंट हो गया क्या, E। और F कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया F। तो एक बन गया ये और एक बन गया ये एक्सिस। अब जब हम ये वाला एरिया कंसीडर करते हैं, अब एरिया फ्लक्स क्या होता है हमारा, B डॉट A, ठीक है। अब एरिया अगर हमें, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एरिया मतलब L स्क्वायर, अगर यहाँ पे L की टर्म्स में दे रखा है तो, ठीक है ना, L स्क्वायर होगा ना एरिया। अब एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। अब एरिया जो है वो ये वाला एरिया की अगर बात करोगे तो ये इस एक्सिस में और इस एक्सिस में लिंक कर रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से पास होंगी, एक्स से। जो फ्लक्स आएगा बाहर वो कौन से एक्सिस से आएगा, एक्स एक्सिस से। और इसमें इसकी बात हो रही है, कहां से आएगा, जेड एक्सिस से आएगा। तो एरिया का हम इस टर्म्स में लेंगे। अब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी नॉट आई वेक्टर प्लस के वेक्टर, के यूनिट वेक्टर या के कैप। इसी तरीके से बी जो होगा तो बी की टर्म्स हम क्या लेंगे, इसकी एरिया की टर्म्स हम क्या लेंगे, बी हमें दे रखा है बी नॉट आई कैप प्लस के कैप, ठीक है, इतना टेस्ला। और एरिया क्या रहेगा, एरिया क्या रहेगा, उधर भी एल स्क्वायर है और यहां पे भी, ये भी एल स्क्वायर हो गया और उधर से भी एल स्क्वायर। कौन कौन से एक्सिस में है, एक तो आई में है, ये वाला एरिया किसके साथ लिंक करेगा, इसके साथ, यानी कि आई कैप, और ये वाला करेगा के कैप के साथ। तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर आई कैप प्लस के कैप मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई। ये जो एरिया है वो y और z के साथ लिंक कर रहा है, तो इसमें x एक्सिस आएगा, जो फ्लक्स बाहर आएगा वो किससे बाहर आएगा, x से बाहर आएगा। तो इसमें हम I वेक्टर चूज करेंगे। और यहां पे कौन सा, ये वाला एरिया किसके साथ लिंक कर रहा है, x और y के साथ। तो इसमें फ्लक्स कहां से आएगा, z से, ठीक है। इसलिए हमने I जो x एक्सिस के अलॉन्ग होता है और k जो z के अलॉन्ग होता है, ये दो यूनिट वेक्टर्स लिए हैं। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकाल दो इनका, कितना आएगा, बी नॉट, ठीक है, एल और एल है तो 1 + 1 डॉट एल स्क्वायर, यहां पे भी कितना होगा 1 + 1, ठीक है। यहां पे तो मल्टीप्लाई है, एरिया तो एल स्क्वायर है ना, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 2, आपकी तो जरूर पहचानती हूँ मंजीत, तो 2 बी नॉट एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर है, ठीक है, इतना वेबर। तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। बहुत बढ़िया हालत होगी। बस 2 क्वेश्चंस और हैं। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर शुड बी मेड ऑफ अ मटेरियल दैट शुड, हाँ, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए और हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो। लेकिन जो IMCT उन्होंने आंसर ये मान रखा है, पता नहीं क्यों, इसके ऑप्शन में इसके आंसर में गड़बड़ है। एडी करंट्स करे थे ना, एडी करंट्स, तो एडी करंट्स डू नॉट कॉज, स्पार्किंग नहीं करते। लॉस ऑफ एनर्जी, एडी करंट्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ लॉस, और हीटिंग भी होती है उनसे, हीटिंग लॉस, और डैम्पिंग में भी यूज होते हैं। तो सी ऑप्शन